सो हाय गाइस, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज डे 6 होगा, सक्सेस बैच का परसेंटेज का क्लास होगा। अरिथमेटिक का पहला क्लास है, परसेंटेज का पार्ट 1 होगा। ये सबसे पहले ये बहुत इजी होता है, डरना नहीं बिल्कुल क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि फ्रैक्शन वाले परसेंटेज जैसे मुश्किल सवालों को अगर हमने सिंप्लीफिकेशन के क्लास में किया हुआ है तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट होगा एक बेसिक टू एडवांस करके, वहां से जाकर सिंप्लीफिकेशन बाकी के क्लासेस भी कर सकते हो आप। अभी हम परसेंटेज के करते हैं, ये सभी अरिथमेटिक क्लास का बेस है ये, तभी हम पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंट वर्ड से बना है। पर मतलब प्रति, यानी हर एक, और सेंट मतलब 100। ये आप सभी को पता होगा, यानी हर 100 में से। डेफिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट पहले बेसिक क्लियर कर ले, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको 20 मार्क्स मिले हैं मान लो हर 100 में से। ठीक है, हर 100 में से 20 मार्क्स मिले हैं, तो आपको परसेंटेज कितने मिले हैं? 20%, राइट। सिमिलरली अगर आपको 50 मार्क्स मिले हैं 200 में से, तो क्या आपको 50% मिला है? नो। परसेंटेज मतलब हर 100 में से, राइट। तो अगर 50 मार्क्स 200 में से मिले हैं तो 100 में से कितने मिले हैं? इंटू 100 करते हो, यही करते हो, राइट। या फिर आप सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि 200 में से अगर आपको 50 मिले तो 100 में से कितने मिल जाएंगे? यहाँ पे हाफ हो गया तो इसको भी हाफ कर दो, 25%, राइट। यही करते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं होते हैं परसेंटेज के। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जिनको आपको रटना नहीं है। जितने आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद रह जाएंगे। और जहाँ पे याद ना हो तो कैसे निकाला जा सकता है इजीली, जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है जो एक दिन प्रैक्टिस करके, एक बार प्रैक्टिस करके या कुछ घंटे प्रैक्टिस करके आप कह सकते हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, लाखों स्टूडेंट्स में से आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी उतनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप हमेशा पूछते हो ना कि मैम कोई एक ऐसा सोर्स बता दो या कोई एक बुक बता दो जो फॉलो करके हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। डू यू थिंक एनी वन पर्टिकुलर सोर्स और एनी वन पर्टिकुलर बुक और एनी वन क्लास इज सफिशिएंट टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? कैन यू? एब्सोल्युटली नॉट। आपको मोर देन वन सोर्स हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करोगे तो ही डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन से फेमिलियर हो पाओगे, है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगी आपको उनको पॉज करके खुद से तो सॉल्व करना ही है, सो दैट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप ये एनालाइज कर सको कि आपके कॉन्सेप्ट से कितना टाइम लगा और मेरे कॉन्सेप्ट से कितना। ये चीज तो एनालाइज करोगे ही, साथ में क्लास खत्म होने के बाद आपको अलग से भी प्रैक्टिस करना होगा। बुक है तो वहां से भी कर सकते हो या फिर सिंपली गूगल सर्च कर लो, बट प्रैक्टिस जरूर करना, सो दैट जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा आज उसको इजीली अप्लाई भी कर सको, चाहे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए। ठीक है, सो चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो कह रहा है, if 12.5% of a number is added with itself, then it becomes 3915. Find the original number. ठीक है, पहले हम x लेकर सॉल्व करेंगे, फिर बिना x ले कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, कह रहा है 12.5% ऑफ ए नंबर अगर ऐड होता है उसी नंबर के साथ, मान लो कोई नंबर x है तो उसमें अगर उसी नंबर का 12.5% ऐड होता है तो वो बन जाता है कितना? 3915, राइट। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस x/8 इज इक्वल टू 3915। तो 9x/8 इज इक्वल टू 3915। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3915 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 4 28,
कैरी 2, 8 4 जा 32 प्लस 2 34, 3840 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 3480 होगा, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक्स लेकर ये प्रोसेस था जो कि थोड़ा लेंदी था और टाइम टेकिंग भी था। अब बिना एक्स ले कैसे सॉल्व करोगे? देखो, मैंने पहले भी कहा है, परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8। हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर या टोटल कह लो। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे कुछ फ्रूट्स है, उसमें से आपको मिला है 1/8, तो टोटल 8 फ्रूट्स है, उसमें से आपको एक फ्रूट मिला, राइट। तो टोटल यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर होता है या ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, तो 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 8 हो गया ओरिजिनल नंबर, इसमें 1 ऐड होता है, 8 का 1/8 कितना होगा 1, तो 1 अगर ऐड होता है तो वो बन जाता है 9। 9 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3915, राइट। तो हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर मतलब 8 का वैल्यू, तो सिंपली डिवाइड कर दो 3915 इंटू 8 डिवाइड बाई 9। अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, बस आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है, कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज डिफरेंट है ना। अब इतने बड़े परसेंटेज का भी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे इजीली निकाला जा सकता है वो भी मैं बताऊंगी, बट पहले हम एक्स लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, इफ 125 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 183.33% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मान लो कोई नंबर x है, अगर उसमें 125 ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है x इंटू 183.33%, राइट। अब मुझे पता है 183.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/6 है। मान लो आपको प्रैक्टिस से पता है 11/6 है, नहीं भी पता है तो कैसे निकाला जा सकता है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट मान लो पता है 11/6 है, तो ये कितना हो जाएगा 11x/6, राइट। तो ये x अगर इधर आ जाएगा तो होगा कितना 125 इज इक्वल टू 11x/6 माइनस x, तो ये कितना होगा 125 इज इक्वल टू 5x/6। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू 125/5, 5 से डिवाइड करोगे तो 25, 25 इंटू 6 150, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको नहीं पता है 183.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आपको नहीं पता है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 को अलग कर देना है। 100% आपको पता है 1, ठीक है, 100% का वैल्यू। अब बचा कितना 83.33%, राइट। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से कुछ आपको याद आ रहा है, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगा 1/3 है। अब इसमें से 33.33 चला गया तो बचा कितना 50%, राइट, जिसका वैल्यू होता है 1/2। अब इनको ऐड करोगे तो 5/6 आएगा और इस 1 को ऐड कर दोगे तो 11/6 आएगा। मैंने समझाया तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपको इजीली अगर पता है 183.33% का अगर 33.33% याद आ रहा हो तो डेफिनेटली आप इजीली निकाल सकते हो 11/6, राइट। अब इसको कैसे करोगे बिना x लिए, 6 ओरिजिनल नंबर है, उसमें कितना ऐड करोगे तो 11 होगा, 5 ऐड करोगे, राइट। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 125, राइट। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 25, हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर विच इज 6, 6 का वैल्यू कितना होगा 150, which is in option C. Option C यहाँ पे correct answer होगा। Got it? Now moving on to the next question. देखो, कह रहा है when the digits of a 2-digit number are reversed, then the number obtained is 12 less than twice of original number, and the new number obtained is 75% more than the original
नंबर, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर को हम अज्यूम करते हैं तो यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट को हम मानते हैं y और 10s डिजिट को हम मानते हैं x। तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y, राइट। अब वो कह रहा है अगर उसको हम रिवर्स कर देते हैं तो हो जाएगा 10y प्लस x। या तो आप इससे ले सकते हो या फिर इसे ले सकते हो, जिसे भी लोगे, बट इसको लेते हैं हम, परसेंटेज में है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर रिवर्स करते हैं तो वो कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड इज 75% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस y, इसका 75% मोर मतलब 175/100 करो, या 75% का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/4 तो सिंपली आप कर सकते हो 175 कितना होगा 7/4, 3 ऐड होगा तो 4 में 7/4, राइट। तो 7/4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना होगा 40y प्लस 4x इज इक्वल टू 70x प्लस 7y। ये यहाँ पे कितना होगा 40y में से 7y गया तो 33y इज इक्वल टू 70x में से 4x गया तो 66x। तो x बाई y कितना हो जाएगा 1/2, x और y निकल गया। अब वो कह रहा है कि अगर हम रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस x, राइट। तो 10y 10 इंटू 2 20 प्लस x 21, राइट। तो ओरिजिनल नंबर जो है उसका ट्वाइस, ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस y, 10x 10 इंटू 1 10 प्लस 2 12, 12 इंटू 2 उसका दुगना कह रहा है 24। इससे 24 और 21 के बीच जो डिफरेंस है वो कह रहा है 12 है, 12। तो ये कितना है 3 का वैल्यू अगर 12 है तो 1 का वैल्यू कितना 4, और वो पूछ क्या रहा है ओरिजिनल नंबर, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सम कितना है यहाँ पे 1 और 2 3 का वैल्यू यहाँ पे 12 आया, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 9/5 इंस्टेड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरर। ठीक है, किसी नंबर को हम अज्यूम करेंगे, एक ऐसे नंबर को अज्यूम करेंगे जो 5 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 5 और 4 है, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, उसने किया 9/5 से, राइट। ये करेक्ट होना था, ये रॉन्ग हुआ, राइट। तो मान लो वो नंबर है 20, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। ठीक है, तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करता 3/4 को तो वो कितना होता 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, और उसने किया 9/5 से तो आ गया 36। तो परसेंटेज, तो एरर कितना आया यहाँ पे 1 to 21, किस पे आया 15 पे आया, क्योंकि यही करेक्ट है, राइट। इंटू 100, 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 से डिवाइड करोगे तो 7, 5 से डिवाइड करोगे तो 20, 7 इंटू 20 विच इज 140% का एरर आया, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 147,000, 1,47,000, 3/7 of it is of male population and 50% of female are married. Then find the percentage of married male population. Okay, ठीक है, अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन 1,47,000 है, 1,47,000 है, उसमें से कह रहा है मेल जो है 3/7 है, ठीक है, मेल है और कुछ फीमेल पॉपुलेशन है। इसका 3/7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 21 इंटू 3, 63,000 मेल हो गए, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 4/7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84,000 हो गए फीमेल। अब वो कह रहा है 50% ऑफ फीमेल आर मैरिड, इसमें से कुछ मैरिड हैं कुछ अनमैरिड हैं, ठीक है।
अब इसमें से 50% मतलब 42,000 मैरिड फीमेल है। अब 42,000 अगर फीमेल मैरिड है तो मेल में भी तो 42,000 मैरिड होंगे ना, मैरिड अनमैरिड इसमें भी कुछ होंगे। अब अगर 42,000 जिन लड़कियों ने शादी की है तो वो कुछ उन्हीं 42,000 लड़कों से शादी करे होंगे ना, तो मेल भी 42,000 मैरिड हो गए। बचे कितने यहाँ पे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21,000 हो गए अनमैरिड। वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल पॉपुलेशन, यानी 42 डिवाइडेड बाई 63, ये 1000 हम नहीं लेंगे, वो तो बाद में कट ही जाएगा, इंटू 100, राइट। 7 से डिवाइड करोगे तो 6, 7 से डिवाइड करोगे तो 9, 3 से डिवाइड करोगे तो 2, 3 से डिवाइड करोगे तो 3। 2/3 कितना परसेंटेज होता है, 66 होल 2/3 परसेंटेज होता है, या 66.67 परसेंटेज होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन जरूरत थी क्या, इतनी सारी कैलकुलेशन की नहीं, बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो कह रहा है 3/7 ऑफ इट इज ऑफ मेल पॉपुलेशन, मतलब अगर टोटल अगर 7 है तो इसमें से मेल हो जाएंगे 3, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 4, राइट। अब कह रहा है 50% ऑफ फीमेल आर मैरिड। अब इसमें से अगर 2 मैरिड है, 2 लड़कियों ने अगर शादी की होगी तो वो 2 लड़कों से डेफिनेटली शादी की होगी ना, तो यहाँ पे भी मेल 2 मैरिड हो गए, अनमैरिड 1। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है 2/3 सिंपली कर दो इंटू 100, 2/3 परसेंटेज मतलब 66 होल 2/3 परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर। By what percentage he must increase his savings so that he can purchase the same car in 8 months? ठीक है, वो कह रहा है एक इंसान जो है वो कुछ सेव कर रहा है सर्टन पार्ट एवरी मंथ। ठीक है, कुछ इतना सेव कर रहा है कि वो 12 मंथ्स में, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स में एक कार खरीद सके। ठीक है, 12 मंथ्स यहाँ पे लिख लो, 12 मंथ्स में एक कार खरीद सके, और वो कह रहा है कितना और उसके सेविंग में इंक्रीज होना चाहिए कि वो वही कार 8 महीने में खरीद सके। ठीक है, अब वो हर महीने कितना सेव कर रहा है ये हमें नहीं पता है, राइट। ये पता करने के लिए हमें पहले पता होना जरूरी है कि कार का प्राइस क्या है। ठीक है, कार का प्राइस एक ऐसा अज्यूम करो जो 12 से ही डिवाइड होता हो और 8 से भी। ठीक है, 24, राइट। 24,000 तो नहीं होगा ना, कार का प्राइस 1000 में तो नहीं होता है, लाख्स में होता है। एनीवेज हम ना लाख्स लेंगे यहाँ पे ना 1000, हम सिंपली 24 लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो अगर वो 24 इन ए ईयर सेव कर रहा है 12 महीने में, तो एक महीने में कितना सेव करेगा 2। ठीक है, और अगर वो 24 8 महीने में सेव कर रहा है तो एक महीने में कितना सेव करना चाहिए 3। वो कह रहा है 8 महीने में उसे कितना सेव करना चाहिए सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 8 मंथ्स, राइट। तो 3, तो सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ 1, किस पे हुआ, इस पे हुआ, राइट। 2 इंटू 100, तो इंक्रीज कितना होना चाहिए 50% उसके सेविंग में इंक्रीज होना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The price of sugar increased by 16 whole 2/3% and the consumption decreased by 25%. Find the percentage change in expenditure. अच्छा ठीक है, अगर कह रहा है प्राइस जो है पहले कितना था अब कितना है, कह रहा है पहले जो है वो 16 whole 2/3% इंक्रीज हो रहा है। 16 whole 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। अगर पहले 6 रुपए था तो अब हो गया 7, 1 इंक्रीज हो रहा है, राइट। और कंजम्पशन कह रहा है पहले 25% डिक्रीज हुआ है। 25% मतलब 1/4, मतलब अगर वो 4 किलो पहले खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा है 1 किलो कम, मतलब 3 किलो। और हमेशा याद रखना प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर कितना होता था
24, अब कितना हो रहा है 21, तो डिक्रीज कितना हुआ एक्सपेंडिचर में 3, किस पे हुआ 24 पे इंटू 100, 3 से डिवाइड करोगे तो 8, 1/8 कितना होता है, पहले क्वेश्चन में ही हमने निकाला था 12.5% विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 40% of his monthly income on household items, 33 whole 1/3% of remaining on buying groceries and saves the remaining, which is rupees 4,800. Find his monthly income. ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा। इन क्वेश्चंस को जब भी आप देखो तब इनको सॉल्व जरूर करना, ये जल्दी बन जाते हैं और दो तरीके से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक 100 लेके सॉल्व होते हैं, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू से, जो परसेंटेज आपको गिवन होंगे ना उनके फ्रैक्शन वैल्यू लेकर एलसीएम निकालकर इजीली बन जाते हैं। जहां पे आपको परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में गिवन हो 33 होल 1/3 या 66 होल 2/3 और बहुत ज्यादा परसेंटेज गिवन हो क्वेश्चन में, तब आप वहां पे उन परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू लेकर फिर एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर के, उसके बाद आप एलसीएम को टोटल मानकर उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही परसेंटेज गिवन है 40 और 33 होल 1/3, तो हम 100 लेके करेंगे। ठीक है, मान लो मंथली इनकम जो है वो टोटल 100 है। ठीक है, वो कह रहा है उसमें से 40% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 60। अब इस रिमेनिंग का वो कह रहा है 33 होल 1/3% ऑफ रिमेनिंग बाइंग ऑन ग्रोसरीज। इसमें से 33 होल 1/3 मतलब इसका 1/3 कितना होगा 20 खर्च कर दिया उसने, बचा कितना 40। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है विच इज रुपीज 4,800, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करोगे तो 120, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, 00 लगा दो, 12,000 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, दो तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये इस यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे भी आप देखो, इन दो तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश कर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह से कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस बाकी के चैप्टर से भी आपको मिल जाएंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट ऐसे चैप्टर्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर से आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट उनको हम इस सेशन में नहीं करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, तो बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो हम जिस चैप्टर का क्वेश्चन उसी सेशन में करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a student scores 25%, then he failed by 210 marks. But if he scores 55% marks, then he got 240 more marks than passing marks. Find the passing percentage. ठीक है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मार्क्स तो होंगे ही ना, कुछ मैक्सिमम मार्क्स तो होंगे ही उस एग्जाम के या जो भी सब्जेक्ट के। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मान लो x। ठीक है, वो कह रहा है 25% अगर वो स्कोर करता है तो वो हो जाता है 210 मार्क्स से फेल, यानी पास मार्क्स कितने हो जाएंगे 210। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर वो 55% मार्क्स लेकर के आता है तो उसको 240 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से, तो इनको इक्वल करना होगा। तो ये कितना होगा 30% x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 15, यहाँ पे परसेंटेज क्योंकि है तो 1500। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 1500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे, अगर पासिंग मार्क्स निकालोगे तब जाके परसेंटेज निकाल पाओगे। पासिंग मार्क्स कितने हो गए, ये या ये जो भी आप लेना चाहो उससे कर सको। ठीक है, 1500 का 25% कितना होगा, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 30, 7375 प्लस 210 कितना हो जाएगा 585। पासिंग मार्क्स हो गए 585, परसेंटेज कितना होगा 1500
इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 15 से डिवाइड करोगे तो 39 यहाँ पे पासिंग परसेंटेज होगा विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, कह रहा है ए मैन डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हिज सैलरी टू एन ऑर्फनेज बट on the day of donation he changed his mind and donated rupees 3240 which was 75% of what he had decided earlier. Find his salary. ठीक है, मान लो उसकी सैलरी 100, परसेंटेज लेके कर रहे हैं ना तो 100 मान लो। ठीक है, उसको डोनेट करना था 16, बट उसने अपना माइंड चेंज किया और डोनेट किया 75% ऑफ 16। इसका 75% मतलब 3/4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 इंटू 3 12 डोनेट किया, बट वो कह रहा है 12 का वैल्यू यहाँ पे 3240 गिवन है। तो अगर 12 का वैल्यू 3240 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 2 जा 24, ठीक है, 12 7 जा 84, 0, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 00 लगा दो, 27,000, राइट, 1000 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator of the fraction is decreased by 25%, the resultant fraction is 6 whole 2 by 3% of 8. Find the original fraction. ठीक है, मान लो x है, ठीक है, तो वो कह रहा है न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 20% मतलब 120 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है 25% मतलब हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, वो कह रहा है 6 होल 2 by 3% ऑफ 8 इंटू 6 होल 2 by 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/15। तो 8 इंटू 1/15 ये हो जाएगा कितना, 8/15। तो x कितना हो जाएगा, 8/15 इंटू 75/120। 15 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 24, 8 से डिवाइड करोगे तो 3। तो 1/3 जो है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, एक होता है फ्रेश फ्रूट, दूसरा होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, दोनों मान लो 100 kg के हैं, 100 kg मान लो क्योंकि हम परसेंटेज इजीली करेंगे, एक्स लेके नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में वाटर और पल्प होगा, राइट, इसमें भी कुछ वाटर और पल्प होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 60% वाटर फ्रेश फ्रूट में है, अगर 60 वाटर है तो पल्प कितना होगा, 40, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 माना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में कह रहा है 20% वाटर है, वाटर अगर 20 है तो पल्प कितना होगा, 80 होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई फल लेते हो तो अगर वो सूख जाता है या धूप में रख देते हो तो उसमें सिर्फ पानी सूख जाता है, लेकिन पल्प हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो 100 kg का वो कह रहा है 100 kg के फ्रेश फ्रूट में ड्राई फ्रूट कितना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 100 kg में पल्प कितना निकाला, 40, राइट। तो यहाँ पे पल्प दोनों सेम होना चाहिए, तो अब इसी 80 का वैल्यू गिवन है 40, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट का केजी पूछ रहा है ना, ड्राई फ्रूट का वेट पूछ रहा है। तो अगर इस 80 का वैल्यू 40 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, इस 100 का कितना हो जाएगा, 50 kg। इसका अगर ये इसका हाफ है तो 50 kg। ठीक है, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, देखो आपको पता है पल्प हमेशा सेम रहता है, राइट, पल्प हमेशा सेम रहता है, सिर्फ वाटर जो है वो सूख जाता है, लेकिन पल्प हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, 40% फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट में कितना है, ड्राई फ्रूट 80%। तो फ्रेश और ड्राई का यहाँ पे रेशियो निकाल लो, कितना होगा, 2:1। ठीक है, अब इसी 2 का वैल्यू गिवन है 100,
100 kg गिवन है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 50 kg। सिंपली आपने इस एक सेंटेंस से ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Due to the increase of 25% in price of sugar, man is able to purchase 2 kg sugar less in rupees 400. Find the current price of sugar. अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे करंट प्राइस क्या है या फिर ओल्ड प्राइस क्या है, कितना केजी पहले खरीद रहा था, अब कितना केजी खरीद रहा है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इन टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखो। क्या है, प्राइस में इंक्रीज कितना हो रहा है 25%, मतलब पहले कुछ प्राइस था, अब इंक्रीज हो रहा है 25%, राइट। मान लो पहले 100 रुपए पर केजी था, 100 रुपीज पर केजी था पहले, अब 25% इंक्रीज हो गया तो अब हो जाएगा 125 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो कंजप्शन पहले कितना था, कितना केजी वो पहले खरीद रहा था हमें नहीं पता है, मान लो x केजी पहले खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है 2 kg शुगर लेस, x माइनस 2, राइट। तो ये x और x माइनस 2 मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, बट बिना x और x माइनस 2 लिए बिना भी आप कैसे इजीली कर सकते हो वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो वो कह रहा है कि 2 kg शुगर लेस इन रुपीज 400, मतलब उसका खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम ही है ना, बस उसको कंजप्शन में 2 kg लेस हुआ है, बट प्राइस तो सेम था ना, कंजप्शन सेम, एक्सपेंडिचर सेम रहा। पहले भी वो 400 रुपए दे रहा था, अभी भी वो 400 रुपए ही दे रहा है, लेकिन जिसके बदले उसको 2 kg कम शुगर लेना पड़ा, राइट। तो अगर 125 रुपीज पर केजी वो दे रहा था और 400 रुपीज दे रहा था, तो वो कितना केजी खरीद रहा है अब 8 kg। और अगर 100 पर केजी दे रहा था पहले और 400 रुपए दे रहा था, तो पहले खरीद रहा था 10 kg, राइट। और यहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया है, राइट। अगर 10 kg के लिए वो 400 रुपए दे रहा है तो पर केजी प्राइस कितना हुआ 40, राइट। और अगर 8 kg के लिए 400 रुपए अब दे रहा है तो पर केजी प्राइस कितना हुआ 50 रुपीज। यही हमसे पूछ रहा है, करंट प्राइस ऑफ शुगर 50 रुपीज पर केजी इसका प्राइस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कितना अब कितना रुपीस पर केजी है 50 रुपीज पर केजी, पहले कितना था 40 रुपीज पर केजी था, पहले कितना खरीद रहा था 10 kg, अब कितना खरीद रहा है 8 kg। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपीज पर केजी करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप चाहे जो भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In an election between two candidates, one got 54% of total valid votes and won by a majority of 1620 votes. 10% of voters did not cast their votes and 10% of votes polled were found invalid. Find the total number of votes. अच्छा, यहाँ पे अगर आपने परसेंटेज की क्लास मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर होता है वोट्स वाले क्वेश्चंस का। टोटल वोट्स होता है, कुछ होते हैं टोटल वोट्स, ठीक है, जिसको हम 100 मानते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो उस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया ना, 2 तरीके से सॉल्व होते हैं, एक 100 लेके दूसरा फ्रैक्शन लेके, जैसे इनकम वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। सेम वही कॉन्सेप्ट आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 50% 20% गिवन हो तो आप 100% लेके कर सकते हो, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन हो परसेंटेज के वैल्यूज तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लेकर कर सकते हो। यहाँ पे 100 लेके हम कर रहे हैं, टोटल वोट्स मान लो 100 है। ठीक है, उसमें से कुछ वोट्स जो होते हैं वो कास्ट होते हैं, कुछ वोट्स जो होते हैं वो कास्ट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है टोटल वोट्स and won by 10% of voters did not cast their votes, या फिर इसे पोल्ड वोट्स भी कहते हैं, और कुछ वोट्स जो कास्ट नहीं होते हैं वो नॉट पोल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोट्स पोल्ड, यहाँ पे ये वर्ड गिवन है ना, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, अब वो कह रहा है 10% of voters did not cast, इसमें से 10% जो है नॉट कास्ट है,
तो कास्ट कितने हो गए 90। ठीक है, अब इसमें से भी वो कह रहा है 10% ऑफ वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। ठीक है, अब ये कास्ट में से कुछ वोट्स ऐसे होते हैं जो वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। ठीक है, कुछ वैलिड कुछ इनवैलिड होते हैं। अब इसमें से वो कह रहा है 10% इनवैलिड, तो 9 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 81। ओके, नाउ वो कह रहा है one got 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब इसका जो है विनर इसमें से एक होता है और एक होता है लूजर। इसमें से कुछ परसेंटेज विनर को मिलता है, कुछ मिलता है लूजर को। इसमें से विनर को मिला है 54%, तो लूजर को कितना मिला होगा 46%। और वो कह रहा है एंड वॉन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट्स। तो इसका डिफरेंस कितना है, 14 में से 6 गया 8% ऑफ 81 जो है इसी का वैल्यू गिवन है 1620। तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 100% हमें चाहिए। तो 1620 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 8 इंटू यहाँ पे 100 ये परसेंटेज के लिए, और यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई होगा इस 100 के लिए। ठीक है, तो 81 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 20। ठीक है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 2, 4 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 से डिवाइड करोगे तो 50, 5 5 जा 25,000 टोटल वोट्स हो गए, 25,000 टोटल वोट्स, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है वोट्स वाले क्वेश्चन में। टोटल वोट्स, उसमें से कुछ कास्ट कुछ नॉट कास्ट या पोल्ड नॉट पोल्ड वोट्स, उसमें से भी कुछ वैलिड होते हैं कुछ इनवैलिड होते हैं। अब इस वैलिड में से कुछ विनर को मिलते हैं कुछ लूजर कैंडिडेट को मिलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए कंपनी द रेशियो ऑफ फीमेल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ इज 5:4। There are 45% females in the company and males in technical are double of females in technical. Find the ratio of male technical to non-technical, male non-technical staff. ठीक है, यहाँ पे टोटल कंपनी में मान लो 100 है स्टाफ, उसमें से मेल हो गए कितने, फीमेल हो गए कितने, कह रहा है फीमेल जो है वो 45% है। 45 अगर फीमेल हो गए तो मेल कितने हो जाएंगे 55। अब वो कह रहा है इस फीमेल में से जो है कुछ टेक्निकल है कुछ नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का रेशियो यहाँ पे 5:4 गिवन है, यानी 5:4, यानी टोटल 9 से डिवाइड करोगे तो 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, अब वो कह रहा है मेल्स इन टेक्निकल। अब इस मेल में से भी कुछ टेक्निकल होंगे कुछ नॉन टेक्निकल होंगे। वो कह रहा है मेल्स इन टेक्निकल आर डबल ऑफ फीमेल्स इन टेक्निकल। फीमेल्स इन टेक्निकल में 25 है तो टेक्निकल मेल्स कितने हो जाएंगे 50। अब इसमें से 50 चला गया तो नॉन टेक्निकल हो जाएंगे 5। अब वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टेक्निकल टू मेल नॉन टेक्निकल। अब इनके बीच का रेशियो वो निकालने के लिए कह रहा है, जो कि हो जाएगा 10:1, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए वाटरमेलन वेइंग 20 kg contains 96% water. If we put it in sun for some time and some water evaporates, then it contains only 95% water. Then new weight of watermelon is। अच्छा ठीक है, कोई 20 kg का वाटरमेलन है जिसमें से वाटर कह रहा है 96%, तो पल्प कितना हो जाएगा फिर 4%, राइट। अब वो कह रहा है अगर उसको धूप में रखा जाए, वो पुट इट इन सन फॉर सम टाइम, तो उसमें वाटर कितना हो जाता है 95%, 95, तो पल्प कितना हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, तो वहां पे मैंने बताया है कि अगर कोई फल सूख जाता है या उसको धूप में रखा जाए तो उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन पल्प हमेशा सेम रहता है, राइट।
पानी सूख जाएगा लेकिन पल्प हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे पल्प 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको सेम करो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, यानी इसको भी 5 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेशियो होगा तो हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। तो सेम करो, 5 4 जा 20 पल्प, यहाँ पे 4 5 जा 20 पल्प, और यहाँ पे वाटर कितना है, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 48, यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 to 38। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 500 kg, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 kg। अब क्या कह रहा है, देन न्यू वेट ऑफ वाटरमेलन इज, ठीक है। अब इस 500 kg का वैल्यू यहाँ पे 20 kg है, राइट। ये हमने अज्यूम किया है ना, ये हमने 100 लेके सॉल्व किया है। तो इस 500 kg का वैल्यू अगर 20 kg है, हमें चाहिए न्यू वेट, मतलब इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो 400 का वैल्यू क्या होगा, 20/500 इंटू 400, राइट। 0 0 कैंसल, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 4 4 जा 16 kg यहाँ पे न्यू वेट हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके।